तुम उसके पास जाते हो, अपना मतलब पूरा करते हो और फिर हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। फिर वापस आकर ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें उससे बहुत प्रेम है। मैं उस लड़की को इस हवेली में इसलिए लाई हूँ ताकि तुम जब चाहो अपना शौक पूरा कर सको और मैं उससे अपना बदला ले सकूं। मनीष ये सुनकर स्तब्ध रह गया। मैडम जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ गए। मनीष एकदम चौंक गया। मैडम जी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरी पहली पत्नी की बात कर रही हो? ये सुनकर तनीषा का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर से वहीं खड़ी रह गई। तनीषा डर के मारे गर्दन तक ना हिला पा रही थी। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मनीष जिद करते हुए बोला। तो वह चुपचाप हाँ में सिर हिलाने लगी। मनीष ने अपने होंठ भींच लिए। कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, उसने साफ और सख्त आवाज में कहा। तो मनीष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसे लग रहा था कि अब मनीष जाकर मैडम जी से शिकायत कर देगा। वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी और मनीष के पैरों में गिर गई। प्लीज, आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ दोबारा आपके कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मनीष घबरा गया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अभी इसी वक्त मेरे पैरों से उठो, उसने डांटते हुए कहा। तो वह चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, ये कहकर उसने प्यार से तनीषा के गाल पर हल्का सा थपथपाया। वह अभी भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? तनीषा ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, अरे वाह, अब ऐसा समय आ गया है कि पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार नौकरानी ने हिम्मत करके कहा, साहब जी, बड़ी मालकिन तनीषा को अपने कमरे में बुला रही हैं। नौकरानी ने जब तनीषा का नाम लिया तो उसके स्वर में नफरत साफ महसूस हो रही थी। ये सुनकर मनीष के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर नौकरानी की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, मैं तुम्हारा साहब हूँ और ये तुम्हारी मालकिन है। उसने तनीषा की तरफ इशारा किया, जो बड़े से दुपट्टे में खुद को छुपाए डर से कांप रही थी। उसे अपना अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि अगर बड़ी मालकिन को पता चल गया कि वह उनके बेटे के कमरे में गई थी और उसने अपना चेहरा भी उसे दिखाया है तो वह उसे फिर मारेगी। उसकी कमर में अभी भी कल की मार की वजह से दर्द हो रहा था। इसी वजह से जब मनीष ने उसकी कमर पकड़ी तो वह दर्द से रो पड़ी थी। मनीष को लगा कि वह उसकी नजदीकी से घबरा रही है। नौकरानी चुप हो गई, लेकिन उसने तनीषा को घूरना नहीं छोड़ा। सॉरी साहब जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा मौका नहीं दूंगी। नौकरानी ने तुरंत माफी मांग ली। मनीष ने तनीषा को कमरे से जाने का इशारा किया तो वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मनीष नहाने के लिए चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ बड़ी मालकिन पूनम देवी ने तनीषा के बाल पकड़ रखे थे। बेशरम लड़की, मैंने तुझे क्या कहा था, मेरे बेटे से दूर रहना। तेरी इतनी औकात नहीं कि मेरा बेटा तेरी तरफ देखे। बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस उनके कमरे की सफाई करने गई थी। वह अचानक वहां आ गए थे। अगर वह आ गया था तो तेरा काम था कि तुरंत बाहर निकल जाती, लेकिन तू तो वहीं रुक गई ताकि उसे अपनी अदाएं दिखा सके। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे गरीब लड़की इस हवेली में सिर्फ नौकरानी बनकर रह सकती है। अगर तेरे मन में ये ख्याल है कि मेरा बेटा तेरी सुंदरता से प्रभावित होकर तुझे अपनी पत्नी का असली दर्जा देगा और इस गांव की मालकिन बनाएगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर वह गलती से तेरे पास भी आ जाए तो उसे सिर्फ तेरे शरीर से मतलब होगा। तेरी इससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है। ये कहकर उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। तनीषा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन बड़ी मालकिन यहीं नहीं रुकी। उन्होंने नौकरों को इशारा किया। एक नौकरानी तुरंत एक डंडा लेकर आई, जिसे देखकर तनीषा की आंखें डर से फैल गई। उसने जल्दी से नाम में सिर हिलाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद कर दिया गया था और पूनम देवी उस मासूम लड़की को फिर से मारने लगी। जब भी वो तनीषा को देखती थी तो उन्हें अपने पुराने प्यार की याद आ जाती थी। दरअसल पूनम देवी और तनीषा की माँ शारदा देवी कभी बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाती थी और हर काम साथ करती थी। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती टूट गई, क्योंकि जिस आदमी से पूनम देवी प्यार करती थी वो शारदा देवी को पसंद करने लगा। जब यह बात पूनम देवी को पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और दोस्ती तोड़ दी। बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की,
लेकिन उस आदमी ने शारदा देवी को ही चुना। इसके बाद पूनम देवी अपने गुस्से और जिद के लिए पूरे परिवार में मशहूर हो गई थी। कोई भी उनसे शादी करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उनके पिता ने गुस्से में उनकी शादी अपने बहुत अमीर दोस्त के अपाहिज बेटे कमलेश सिंह से कर दी। उधर शारदा देवी की शादी उस आदमी से हुई, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। शारदा देवी एक साधारण परिवार में थी और उनका पति बहुत अमीर जमींदार परिवार से था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए वह अपनी गांव की सहेली उमा के घर आ गई। तनिषा के आंटी का एक ही बेटा था हरिंदर, जो बहुत स्वाभिमानी था। वह दिखने में भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो बड़ी सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। वह बहुत मेहनती था। तनिषा को भरोसा था वह एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हरिंदर और तनिषा के बीच करीबी 5 साल का अंतर था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हरिंदर को तनिषा की बहुत परवाह थी, लेकिन उसकी माँ उमा देवी तनिषा से अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती थी। वह चाहती थी कि हरिंदर की शादी उनके पति के अमीर दोस्त की बेटी से हो जाए, लेकिन हरिंदर उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बचपन से ही वह तनिषा को पसंद करता था और उसने साफ कह भी दिया था कि अगर वह शादी करेगा तो तनिषा से ही करेगा। तनिषा भी हरिंदर की सच्चाई और प्यार को समझती थी और उसे भी हरिंदर पसंद था, क्योंकि वो वैसा ही इंसान था जैसा वो अपने जीवन में चाहती थी। वह औरत की इज्जत करना जानता था, उसकी सुरक्षा करना भी। जब भी वह शहर से गांव आता तो तनिषा के लिए बहुत सारी चीजें लाता। तनिषा को पढ़ने का बहुत शौक था। हरिंदर ने ही उसका कॉलेज में दाखिला करवाया था। उसने वादा किया था आगे कॉलेज में भी उसका दाखिला करवाएगा, लेकिन इससे पहले ही तनिषा की माँ को कैंसर हो गया और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। उसी समय एक दिन गांव में पूनम देवी की मुलाकात शारदा देवी से हो गई। उनकी हालत देखकर उन्हें अजीब सा संतोष मिला। उन्होंने अपने नौकरों से उनके बारे में सब कुछ जानकारी निकलवाई और उनके मन में एक योजना बन गई। मनीष अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका था और अब वह चाहती थी मनीष की शादी शारदा देवी की बेटी तनिषा से कर दें, ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके, पुराने अपमान का बदला ले सके। अब उन्होंने मनीष से इस रिश्ते की बात की तो वह तुरंत मान गया। शारदा देवी का दिल घबरा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पुरानी सहेली अभी भी उनसे नफरत करती है, लेकिन मजबूरी में उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ मनीष ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी माँ पूनम देवी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती तनिषा से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद से ही पूनम देवी तनिषा को घर जाने नहीं देती थी। हर समय उसे परेशान करती रहती थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगी। जब तनिषा रोती थी तो उन्हें अजीब सा सुकून मिलता था। काफी समय गुजर गया, लेकिन तनिषा अपने घर नहीं जा पाई। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी और सबसे ज्यादा उसे हरिंदर की याद सताती थी। जहां तक उसके पति का सवाल था, वह कभी कभी उसके सामने आता था, क्योंकि वह हवेली में बहुत कम रहता था। उसकी अपनी अलग दुनिया थी, जिसमें वह किसी की दखल पसंद नहीं करता था। आज मनीष की थोड़ी सी नरमी देखकर तनिषा का दिल पिघल गया था, लेकिन पूनम देवी ने अगले ही पल उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। रात के करीब 8 बजे का समय था। हवेली में सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन तनिषा वह नहीं थी। कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था उसकी माँ पूनम देवी इतनी कठोर हो सकती हैं कि एक 19 साल की मासूम लड़की पर इतना अत्याचार कर रही थी। माँ, क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूँ? मनीष ने अचानक अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी माँ की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है और वह लड़की तुम्हारे स्तर की बिल्कुल नहीं है। तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे और बड़े परिवार की लड़की ढूंढ दूंगी। मनीष ने बीच में ही उनकी बात काट दी। मुझे किसी बड़े परिवार की लड़की नहीं चाहिए। मेरी शादी तनिषा से, मनीष सिंह से हो चुकी है। वो मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी और आखिरी औरत है। इसके अलावा दुनिया की बाकी सारी औरतें मेरे लिए बेकार हैं। ये सुनकर पूनम देवी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों में आंसू भर लिए और रोने का अभिनय करते हुए बोली, अगर मुझे पता होता कि वह लड़की तुम्हें अपने वश में कर लेगी और तुम्हें अपनी माँ के खिलाफ कर देगी तो मैं उसे इस हवेली में कभी नहीं लाती। मनीष ने सख्त आवाज में कहा, बस करिए माँ, उसने मुझे आपके खिलाफ नहीं किया, बल्कि आपने खुद मुझे अपने खिलाफ कर लिया। अभी जो कुछ आपने कहा है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। जहां तक मेरी पत्नी का सवाल है, अब मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। वो मेरे साथ शहर जाएगी और जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा
उस दिन मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। पूनम देवी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, तुम गलत कर रहे हो। तुम अपनी माँ से ज्यादा महत्व उस लड़की को दे रहे हो जिसकी माँ ने तुम्हारी माँ की जिंदगी खराब कर दी थी। मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, जिस बात की आप चर्चा कर रही हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर सच देखा जाए तो आप दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हैं जिन्हें मेरे पिता कमलेश सिंह जैसा इंसान मिला था, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं कर सकी। ये कहकर वह रुका नहीं, बल्कि तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। उसने तनिषा से सामान बांधने को कहा तो वो दर्द से कराहते हुए उठने लगी, लेकिन पैरों में पड़े घाव के कारण फिर जमीन पर गिर गई। मनीष तुरंत उसके पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। हम वहां जाकर नए कपड़े खरीद लेंगे, वैसे भी यहाँ तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। मनीष उसे शहर अपने फार्म हाउस लाया। उसने बहुत सावधानी से तनिषा को बिस्तर पर लिटाया और उसके घाव पर दवा लगाने लगा। मुझे सच में बहुत दुख है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तनिषा कांपती आवाज में बोली। मनीष ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, तुमने कुछ नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तनिषा ने धीरे से कहा, मेरी वजह से आप अपनी माँ से दूर हो गए। मनीष हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द हम उनसे फिर मिलेंगे। मैं जानता हूँ मेरी माँ मुझसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था। अगर मैं उनका साथ देता तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाती। तनिषा ने झिझकते हुए पूछा, आप मुझे अपनी माँ से ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? मैं तो वैसी लड़की भी नहीं हूँ जैसी आपको चाहिए। मैं तो अनपढ़ और साधारण लड़की हूँ। मनीष ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए? मुझे सिर्फ एक वफादार पत्नी चाहिए, और तुम उस कसौटी पर पूरी उतर रही हो। असल में जिस नौकरानी को उसने तनिषा के साथ उसके घर भेजा था, उसने बाद में आकर सब कुछ बताया था कि उस रात जब हरिंदर प्रसाद तनिषा से बात करने आया तो तनिषा ने साफ शब्दों में कहा था, मैं अब शादीशुदा हूँ और रात के समय किसी दूसरे पुरुष से अकेले बात करना मुझे सही नहीं लगता। इतना ही नहीं, बल्कि तनिषा ने हरिंदर प्रसाद को ये भी साफ बता दिया था कि वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। जब ये बात बाद में मनीष को पता चली तो उसके दिल में तनिषा के लिए सम्मान और बढ़ गया। जहाँ तक हरिंदर प्रसाद का सवाल था तो उससे बदतमीजी का जवाब देने के लिए मनीष ने उसकी पोस्टिंग दूर के पहाड़ी इलाके में करवा दी थी। तनिषा की मां शारदा देवी के कैंसर के बारे में पता चलने के बाद मनीष ने उनका पूरा इलाज अपने पैसे से करवाया। अब शारदा देवी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था और धीरे धीरे वह ठीक भी होने लगी थी। शारदा देवी के दिल में जो चिंता थी वह भी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मनीष की आंखों में अपनी बेटी के लिए सच्चा प्यार देख लिया था। दूसरी तरफ तनिषा भी मनीष के प्यार भरी नजरों को महसूस करके बेचैन हो जाती थी। एक दिन मनीष ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचना चाहा तो वह दर्द से करा उठी। मनीष तुरंत पीछे हट गया और मजाक में बोला, हे भगवान, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। पसंद की औरत मेरे पास है, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता। भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम अपने परिवार के बारे में सोच सकें। मैंने तो तय कर लिया है, हमारी क्रिकेट टीम से कम बच्चे नहीं होंगे। तनिषा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे देखकर मनीष मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों तक उसने तनिषा का बहुत ख्याल रखा। उसके उठने बैठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान खुद रखता था। उसकी पूरी देखभाल में तनिषा जल्दी ठीक होने लगी। एक शाम जब मनीष घर वापस आया तो उसने तनिषा को रसोई में खड़ा पाया। वह नौकरों को निर्देश दे रही थी, जल्दी करो, तुम्हारे साहब आते ही होंगे, हमें उन्हें एक सरप्राइज देना है। तनिषा की खुश आवाज सुनकर मनीष के होठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल वह उसके पीछे आ गया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालकर उसके कंधे पर ठोड़ी रखकर बोला, किस सरप्राइज की तैयारी हो रही है मैडम जी? तनिषा उसके स्पर्श को महसूस करके घबरा गई। मनीष ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और उसके होठों को हल्के से चूम लिया। तनिषा ने उसे रोका नहीं। मनीष ने चूल्हा बंद किया और उसे अपने बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले गया। तनिषा हाँफते हुए बोली, मेरी बात तो सुनिए। मनीष मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनना चाहता हूँ। तनिषा शर्म से लाल हो गई। कमरे में पहुंचकर उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया है। उस रात दोनों पहली बार पूरी तरह एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच का रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। अगली सुबह तनिषा की जिंदगी की सबसे खुश सुबह थी, क्योंकि अब उनके मन की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी और वो मनीष पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी।
समय के साथ दोनों का प्यार और गहरा होता गया। जब तनीषा माँ बनने वाली हुई तो मनीष उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पूनम देवी जलन से परेशान थी। हर हाल में तनीषा को मनीष से अलग करना चाहती थी, क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने उसे बहू बनाकर लाया था वो पूरा नहीं हुआ था। तनीषा ने सिर्फ उनके बेटे को उनसे दूर ले गई थी, बल्कि उसके साथ एक खुशी और सम्मान भरी जिंदगी जी रही थी। उधर हरिंदर प्रसाद भी अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर अकेला रहने लगा था और उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय लड़की बार बार चिट्ठियां भेजकर उससे मिलने की जिद कर रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वही लड़की बहुत जल्द इस पूरी कहानी में ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो मनीष और तनीषा की खुशहाल जिंदगी को भी हिलाकर रख देगा। अगर किसी ने इस लड़की को यूं हरिंदर प्रसाद के साथ खुलकर बात करते देख लिया होता तो उस लड़की के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। वह उसे बहुत समझा चुका था, मगर कोमल को किसी बात की समझ ही नहीं आती थी। एक दिन हरिंदर प्रसाद अपने ऑफिस से निकल रहा था, तभी कोमल रोते हुए उसके पास आई, उसके पैरों में गिर गई। उस दिन हरिंदर प्रसाद का यहाँ आखिरी दिन था। कोमल को अपने पैरों में गिरा देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। अगले ही पल उसने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? और रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने घर जाओ। कोमल रोते हुए बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर मैं घर गई तो मेरा अंकल मेरी बहन की तरह मुझे भी बेच देगा। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी है। ये कहकर उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मुझे इस दुख भरी जिंदगी से निकाल लीजिए। मैं सारी उम्र आपकी आभारी रहूंगी। आपकी नौकरानी बनकर भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ मत छोड़िए। हरिंदर प्रसाद ने अपने होंठ भींच लिए। वह उसके घर की हालात से परिचित था और जानता था कि अगर वह उसे वापस ले गया तो लोग इज्जत के नाम पर उसे मार भी सकते हैं। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। किसी ने भी सहायक पुलिस आयुक्त साहब की गाड़ी को नहीं रोका। किसी को शक करने की हिम्मत भी नहीं थी। गाड़ी की रफ्तार हरिंदर प्रसाद के दिल की धड़कनों जैसी थी। बगल में बैठी कोमल चुप थी, लेकिन उसकी सिसकियां गाड़ी के बंद शीशे में गूंज रही थी। हरिंदर प्रसाद का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत था। वह जानता था कि वह एक आग से निकलकर दूसरी आग की ओर जा रहा है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाना उसका कर्तव्य था। जब वह अपने घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। उसकी माँ उमा देवी आंगन में जाग रही थी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनका बेटा वापस आ रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला और सामने हरिंदर प्रसाद को एक डरी हुई लड़की का हाथ पकड़े देखा। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? हरिंदर प्रसाद ने गहरी सांस ली। अंदर आकर सारी बात बता दी। उसने कोमल की मजबूरी, उसके अंकल का अत्याचार और उसकी बेबसी सब बता दिया। उमा देवी ने कोमल के चेहरे पर डर देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ ही दिनों में कोमल की सेवा और सादगी ने उमा देवी का दिल जीत लिया। एक शाम उन्होंने हरिंदर प्रसाद को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारी पुरानी दोस्त तनीषा अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। उसे मनीष सिंह जैसा अच्छा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन इस लड़की को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहो तो इससे शादी कर लो और इसे घर की इज्जत बना लो। हरिंदर प्रसाद कुछ देर चुप रहा। उसने कोमल की आंखों में अपने लिए सम्मान विश्वास देखा और उसने अपनी माँ की बात मान ली। बहुत सादगी से हरिंदर प्रसाद और कोमल की शादी हो गई। शादी में गांव के कुछ लोग और उसके करीबी दोस्त शामिल हुए। उस रात उसने अपने मन से तनीषा की पुरानी यादों को निकाल दिया। दूसरी तरफ शहर के बड़े फार्म हाउस में मनीष सिंह और तनीषा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मनीष ने तनीषा को वह सम्मान दिया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि मनीष सिंह की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। एक रात जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी तो तनीषा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। मनीष उस समय फाइलों में व्यस्त था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर उसके पास आया। उसने तनीषा को संभाला, तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। रास्ता जैसे खत्म नहीं हो रहा था। पहली बार मनीष को किसी को खो देने का डर महसूस हो रहा था। अस्पताल के बाहर वो बेचैनी से टहल रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए। एक छोटे से बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मनीष की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे के माथे को चूमा और तनीषा के पास गया, जो अभी होश में आ रही थी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद तनीषा, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। कुछ समय के बाद जब वो अपने गांव की हवेली लौटी तो हवेली में पहले जैसी शक्ति नहीं, बल्कि शांति थी।
पूनम देवी, जो इन महीनों में बहुत बदल चुकी थी, दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जब मनीष गाड़ी से उतरा और तनीषा को हाथ पकड़कर नीचे उतारा, तो पूनम देवी की आंखों में आंसू आ गए। तनीषा ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को उनकी गोद में दे दिया और बोली, माँ जी, आपका पोता घर आ गया है। ये सुनकर पूनम देवी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो तनीषा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तनीषा ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए, हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। मनीष दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसी शाम हवेली में खुशी का माहौल था। जो हवेली कभी उदास लगती थी, वह रोशनी से चमक रही थी। पूनम देवी ने तनीषा की मां शारदा देवी को भी माफ कर दिया था। उसी रात जश्न में हरिंदर प्रसाद भी अपनी पत्नी कोमल के साथ आया। तनीषा उसे मिलकर बहुत खुश हुई और कोमल से भी प्यार से मिली। रात के आखिरी पहर में तनीषा ने देखा मनीष आकाश की ओर देख रहा था। वह उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उनका बेटा सो चुका था। मनीष ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और तनीषा ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब ना कोई डर था, ना कोई दूरी, सिर्फ प्रेम था जिसने हर घमंड और दुश्मनी को खत्म कर दिया था। अब उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल बीत रही थी। आज उनके बेटे का दूसरा जन्मदिन था। तनीषा ने मनीष को दूसरी बार खुशखबरी सुनाई थी। वो प्रेग्नेंट है। घर में बर्थडे पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अचानक वो बेहोश हुई तो मनीष घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टरों की भागदौड़ और मशीनों की आवाज के बीच वह तनीषा को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए डॉक्टरों के पीछे पीछे जा रहा था। तभी सामने जो कुछ उसने देखा वो देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। सामने कुर्सियों की कतार में बैठी एक औरत उसे बहुत जानी पहचानी लगी। जैसे ही उसकी नजर साफ हुई तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी रागिनी थी। मनीष ने एक पल के लिए अपनी आंखें मली, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में रागिनी को देख रहा है। उसके पास एक बहुत बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जिसे अभी अभी आईसीयू में ले जाया गया था। आसपास खड़े लोग उसे किसी बड़े पॉलिटिशियन कहकर संबोधित कर रहे थे। मनीष को तब समझ में आया, वही आदमी शायद रागिनी का पति था। उस बूढ़े आदमी की उम्र रागिनी से कम 3 गुना ज्यादा थी। लेकिन रागिनी ने अपने अहंकार, पैसों की लालच और राजनीति में आगे बढ़ने की चाहत में उसी आदमी से शादी कर ली थी। आज वही आदमी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था और रागिनी अस्पताल के बाहर बैठी अपने पति के मरने या बचने की खबर का इंतजार कर रही थी। मनीष कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके दिल में अब कोई दर्द या गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। तभी अचानक रागिनी की नजर भी मनीष पर पड़ गई। उसे देखते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद अचानक मनीष उसके सामने कैसे खड़ा है। उसी समय नर्स ने आकर मनीष को बताया, तनीषा को होश आ गया है और वह उसे अंदर बुला रही है। मनीष ने बिना एक पल भी गंवाए रागिनी से नजर हटाई और तेजी से तनीषा के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब उसकी दुनिया सिर्फ तनीषा और उसका परिवार था। लेकिन उधर रागिनी की नजरें उसके पीछे पीछे जाती रही। उसके मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शायद उसी दिन की थी, जिस दिन उसने मनीष को छोड़कर दौलत और सत्ता के पीछे भागने का फैसला किया था और अस्पताल में बैठे अपने आप पर और अपने किस्मत पर पछता रही थी। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।